आज हम लोग चैप्टर 5 में ही जो शेष अंश है, दिस पार्ट ऑफ दिस टॉपिक वी विल डिस्कस। इसमें हम लोगों ने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, अधिकार, कार्यक्षेत्र आदि के बारे में जो चर्चा हुई है, नियुक्ति से संबंधित खास करके 124 आर्टिकल के अंतर्गत है और अधिकार कार्यक्षेत्र को ले लिया जाता है तो 129 तक आ जाता है। और भी अन्य जजों की नियुक्ति आदि के बारे में विशद चर्चा है। तो अभी वर्तमान में शरद अरविंद बोबडे 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं और जस्टिस संजय करोल जो बेहद चर्चित रहे हैं, ये वर्तमान में पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। एक अभी जो चर्चा हुई थी, एक डॉक्टर दीपक प्रसाद जी, वो अन्य दूसरे हाईकोर्ट के जस्टिस हैं, तो उसको आप पटना हाईकोर्ट के अंतर्गत नहीं रखेंगे। तो वर्तमान में संजय करोल ही पिछले 8 माह से पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। एक भैया आयुष को कंफ्यूजन था, मैंने बताया था जस्टिस दीपक के बारे में, डॉक्टर दीपक के बारे में, वो दूसरे हाईकोर्ट के हैं। ये संजय करोल ही पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। एक चर्चा में है आजकल डॉक्टर जस्टिस राकेश कुमार, ये अभी तत्काल प्रभाव में नहीं है, वैसे ये बेहद चर्चित जस्टिस माने जाते हैं। और आप लोगों को ज्ञात होगा, चर्चा में जानते होंगे, नाम सुने होंगे, ये जो चारा घोटाला आदि का जो मामला था, इस पर इसको इन्होंने भी स्पष्ट अपने जजमेंट में इस पर अपना विचार प्रस्तुत किया था, जिसके कारण जस्टिस राकेश कुमार जी चर्चित रहे हैं। अन्य भी कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिस पर इनका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट रहा है। वर्तमान में ये प्रभाव में नहीं है, तात्कालिक कालखंड में, कारण जो भी रहा हो। और ये जो हाईकोर्ट की नियुक्ति, उसके अधिकार क्षेत्र आदि के बारे में चर्चा है, ये आर्टिकल 217 के अंतर्गत आता है। और भी है अब जैसे कि जुडिशरी सिस्टम, आप लोग ध्यान से सुनेंगे कि जुडिशरी सिस्टम की जब चर्चा होती है तो सर्वप्रथम हम लोग जुडिशरी सिस्टम का जो सिंबल है भारतवर्ष का, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस और अनजस्टिस के अपॉइंटमेंट और उसके पावर एंड फंक्शंस के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो ये आर्टिकल अलग है। डिफरेंट हाईकोर्ट्स के जजमेंट नियुक्ति के बारे में उसका अलग आर्टिकल्स है। तो इसलिए हम लोग सामान्यतया याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की नियुक्ति आदि के बारे में और किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, और हाईकोर्ट का भी रख सकते हैं। इसके बाद है क्या कि सुप्रीम कोर्ट के अधीन हाईकोर्ट सभी का सिस्टम एक ही होता है, कानून का एकल प्रणाली है, और हाईकोर्ट सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो भी है उनके दिशा निर्देशन और जो रूल बनाए हुए संविधान में जो प्रावधान है उसको आधार मान करके जजमेंट का कार्य करता है। तो हाईकोर्ट्स भी जो है भारतवर्ष में
में हम बता रहे हैं कि पहले भी बताए थे कि 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो अभी जो है हाई कोर्ट्स में भी इतना लोड रहता है कि केवल हाई कोर्ट्स के द्वारा ही प्रत्येक राज्य या कुछ राज्य का जो संयुक्त रूप से एक हाई कोर्ट होता है वो स्पष्ट वो सही समय से सभी मामले मुकदमों पर निर्णय जजमेंट नहीं दे सकता है। तो इसीलिए कार्य की सुविधा के दृष्टिकोण से हाई कोर्ट्स भी के अंतर्गत जजेज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है और सबऑर्डिनेट यानी कि हाई कोर्ट के अंतर्गत जो कोर्ट आता है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट के रूप में ही आता है। अब उसमें भी जो है अलग अलग है कि जैसे सबऑर्डिनेट कोर्ट में की भी एक दो ब्रांच है सामान्यतया। एक होता है कि क्रिमिनल वाला, एक होता है सिविल का केस। क्रिमिनल केसेस और सिविल केसेस। क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत वो जो आता है वो सामान्यतया मारपीट, लूट, मर्डर, इस प्रकार का जो केसेस होता है वो क्रिमिनल केसेस के अंतर्गत आता है। और जो कि धर्म से संबंधित होता है, भूमि विवाद से संबंधित होता है, वो सामान्यतः दीवानी के अंतर्गत यानी सिविल के अंतर्गत आता है। और एक और होता है जो सामान्यतः रेवेन्यू से संबंधित होता है। तो रेवेन्यू वाला जो मामला होता है ये इसकी एक अलग अदालत होती है जिसको रेवेन्यू कोर्ट भी कहा जाता है। तो रेवेन्यू कोर्ट का जो डिस्ट्रिक्ट का जो सुप्रीम होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं। तो इस तरह से कार्यों को सुविधानुसार बांट दिया गया है ताकि समय समय पर विभिन्न मुकदमों का निर्धारण हो सके। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट कोर्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ हायर कोर्ट्स, दैट हायर कोर्ट्स इज हाई कोर्ट्स। तो इसके अंतर्गत वो मूलतः फंक्शन में रहता है। तो इस प्रकार से सबऑर्डिनेट कोर्ट को हम जानते हैं। फिर उसके बाद भी है एक लोक अदालत के रूप में जाना जाता है। आजकल देखा जाता है कि इतना केसेस दायर होता है कोर्ट्स में कि समय से निष्पादन हो ही नहीं सकता। हमने पहले कभी चर्चा की थी कि 1975 ईस्वी में एक घटना घटी थी। उस समय तत्कालीन रेलवे मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी हुआ करते थे और समस्तीपुर में वो जो बड़ी लाइन का उद्घाटन करने के लिए आए थे उसी कालखंड में षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या हो जाती है। तो उस कोर्ट उस केस का फैसला आज से मतलब 43-44 वर्ष के बाद आया। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि विभिन्न कोर्ट्स के ऊपर कितना वर्क का प्रेशर रहता है। तो इसीलिए विभिन्न छोटे छोटे जितने भी केसेज होते हैं उसका निष्पादन के लिए बहुत लंबे समय से जो पड़ा होता है उसको त्वरित गति से निष्पादित करने के लिए एक अलग कोर्ट स्थापित किया गई, कोर्ट का गठन हुआ है जिसको हम लोग लोक अदालत के नाम से जानते हैं। ये लोक अदालत क्या है कि उसमें जस्टिस होते हैं, अवकाश प्राप्त होते हैं या सीनियर एडवोकेट होते हैं और उनके कुछ अन्य सदस्य होते हैं मिल करके पब्लिकली कई केसेस जैसे होते हैं जो बहुत लंबे समय से बहुत वाइटल केसेस नहीं है, यूं ही व्यर्थ है, उनको टाला जा रहा है, पड़ा हुआ है। ऐसे सभी मामलों को एक साथ करके सभी मुद्दाले को कॉल कर करके और उसको सॉर्ट आउट किया जाता है। तो इस प्रकार का की जो अदालत होती है ऐसे अदालत को लोक अदालत के रूप में जाना जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो न्याय का जो विधान है भारतवर्ष में वह
विभिन्न उस विधान को के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के केसेज आते हैं उनका निष्पादन इन रूपों में होता है। पहला है कि सुप्रीम कोर्ट, फिर और सुप्रीम कोर्ट को हर मामला को नहीं ले जाया जा सकता, जो पहले ही अधिकार कार्यक्षेत्र के अंतर्गत जब हमने चर्चा की थी उसके बारे में बताया था। उसके बाद दूसरा क्या है कि हाईकोर्ट है, और हाईकोर्ट में सामान्य अधिकांश मामले जो महत्वपूर्ण वाइटल मामला होता है, केसेज होते हैं, उसका निष्पादन होता है। शेष मामलों के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही पर्याप्त होता है और उनके अधीनस्थ या आर्मी कोर्ट्स जो है वो उनके विभिन्न केसेज को, मुकदमों को देखता है, उस पर सुनवाई करता है। तो इस तरह से ये न्यायिक विधान है भारतवर्ष में। इसका अब एक हम बता रहे थे कि संजय करोल से जस्ट पहले अमरेश्वर प्रताप शाही जी, ये इनका ट्रांसफर हुआ, उसके बाद ही ये जस्टिस संजय करोल हुए हैं। वो अभी मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस, चीफ जस्टिस है, और वर्तमान में भारतवर्ष के जस्टिस शरद अरविंद बोबडे जी हैं। तो इस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और विभिन्न कोर्ट्स के अन्य जस्टिस की हम लोगों ने चर्चा की है। आप सबको ज्ञात होगा कि जो सॉवरेन कोर्ट के जजेज होते हैं, इनकी नियुक्ति भी उस संबंधित राज्य के, अब जैसे कि मान लीजिए बिहार है, तो बिहार के राज्यपाल के द्वारा, और उस हाई कोर्ट, बिहार के हाई कोर्ट यानी पटना हाई कोर्ट के जस्टिस के, पटना हाई कोर्ट के जस्टिस के कंसल्टेशन के माध्यम से, यानी कि उनके विचार विमर्श के द्वारा सबऑर्डिनेट कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जजों की नियुक्ति की जाती है। यानी कि सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज की नियुक्ति का विधान इस प्रकार से है कि उस राज्य के, जिस राज्य के है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजों की नियुक्ति के बारे में चर्चा हो रही होती है, उनके बारे में ऐसा स्पष्ट है कि उस राज्य के राज्यपाल उस राज्य के हाईकोर्ट्स के, यानी कि उस संबंधित राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विचारोपरांत परामर्श से सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजों की नियुक्ति होती है। हम जानते हैं कि भारतवर्ष बहुत बड़ा एरिया है और उसमें बहुत बड़ी आबादी भी है, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, और जिस गति से आबादी बढ़ती जा रही है, लगता है कि चाइना को 2030 के आसपास में चाइना को भी क्रॉस कर जाएगी हमारे देश की आबादी। तो और एरिया भी बड़ा है, इसीलिए कार्य को सुगमता के दृष्टिकोण से न्यायिक क्षेत्र में भी, जुडिशियरी के अंतर्गत भी इसी प्रकार से बंटवारा किया गया है। और इस प्रकार से हम लोगों ने देखा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, अधिकार कार्य क्षेत्र, अन्य जस्टिस की नियुक्ति, अधिकार कार्य क्षेत्र, वेतन भत्ते आदि का की चर्चा हुई है। फिर हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति, फिर उसकी रचना। अब कुछ बच्चों में कंफ्यूजन है। अब जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति, आर्टिकल स्पष्ट है। फिर है सुप्रीम कोर्ट का गठन की रचना, कंपोजिशन, हाई कोर्ट्स की चीफ जस्टिस की नियुक्ति, हाई कोर्ट्स के की रचना, फिर अन्य जजों की नियुक्ति। तो उसका क्रमशः अलग अलग है, आर्टिकल 1, 2, 3 इस प्रकार से ABC करके दिया हुआ है। तो कहीं पर बच्चे क्या करते हैं, तो देख लेते हैं कि हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की नियुक्ति किस आर्टिकल के अंतर्गत, और उसके बाद फिर देखते हैं हाईकोर्ट के जस्टिस, हाईकोर्ट की रचना कैसे होती है। तो आर्टिकल अलग अलग हो जाता है, तो वहां पर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं। इसको ध्यान से देखना चाहिए कि हमको जो आर्टिकल है जिसमें चीफ जस्टिस की नियुक्ति की चर्चा है, उसका विधान है, उसको देखते हैं। तो फिर उसके बाद हमको ये जो कंपोजिशन के बारे में है, तो उसका अलग है। तो इसीलिए इसमें बच्चे
कंफ्यूजन में न पड़े इसका ख्याल रखेंगे। और इस प्रकार से कहीं कहीं आप यदि इस प्रकार से देखते हैं तो उसको ध्यान से देखेंगे कि उसके आर्टिकल के अंतर्गत किस प्रकार का विधान है, वो रचना की बात है या अपॉइंटमेंट की बात है या अधिकार क्षेत्र की बात है। इस प्रकार से क्रमशः स्पष्ट किया गया, इसलिए बच्चों को कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। और इस प्रकार से हमारी जो जुडिशरी सिस्टम है संक्षिप्त रूप से इसको हम लोगों ने स्पष्ट किया। तो इसको आप लोग इस पर नोट्स तैयार कर सकते हैं। जो संबंधित प्रश्न है या कहीं कंफ्यूजन होगा तो आप बताएंगे। मैं समझता हूँ कि वो जो दीपक प्रताप के बारे में चर्चा हुई थी रात्रि में भी, एक भैया ने प्रश्न करके कहा था, तो दूसरे कोर्ट के हैं, उनको आप पटना हाईकोर्ट में शामिल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से संजय करोल जी ही वर्तमान में चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाईकोर्ट है। तो यह क्लियर हो गया है। अब आगे यदि इससे संबंधित किसी प्रकार का प्रावधान है, कोई क्वेश्चन हो तो आप तो सीधे बात भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक स्टूडेंट ने रात में प्रश्न किया था कि इम्पीचमेंट क्या है, उसको हमने पहले ही क्लियर किया था। ये इम्पीचमेंट खास करके प्रेसिडेंट के लिए लाया जाता है, किंतु चूंकि इतनी जटिल प्रक्रिया है, इसको इसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाना भारतवर्ष में बहुत कठिन है। संभव है, हटाया जा सकता है, किंतु कठिन है। उसको हमने प्रोसेस में बता दिया था, रात में भी समझाया था। और यदि किसी स्टूडेंट को किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो मैं आमंत्रित करता हूँ, वो किसी भी वक्त हमसे प्रश्न कर सकते हैं, हम उनको सेटिस्फाइड करने का प्रयास करेंगे। आज की